सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र है क्वांटम यांत्रिकी, और इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है इंट्रोडक्टरी श्रोडिंगर थ्योरी। इस यह आज का जो लेक्चर है यह इस पार्ट का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद सेकंड पार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसमें अपने पहले है तरंग समीकरण, और फिर इसका तरंग समीकरण का विभिन्न भागों के लिए विस्तार और कुछ न्यूमेरिकल अपन देखेंगे आज। तो पहले आपकी आती है तरंग समीकरण। तो तरंग समीकरण कहती है हेल्महोल्ट्ज़ प्रमेय के अनुसार कोई भी एकल मान एवं अनवरत सदिश क्षेत्र जो है F माना है वो अनंत पर लुप्त हो जाता है। इस अनवरत सदिश क्षेत्र F को अदिश फलन फाई के ग्रेडियंट और विशिष्ट फलन A के कर्ल के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें डाइवर्जेंस का जो मान होता है वह शून्य होता है। तो इस प्रकार इस सदिश क्षेत्र F को हम इस समीकरण F बराबर ग्रेडियंट फाई प्लस कर्ल A, ये A है, A में यदि डेल का गुणा होता है तो कर्ल कहलाता है, और यदि डेल का सीधा अदिश गुणा है, सीधा या सामान्य गुणा अपन कहते हैं, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है, और सदिश गुणा होता है तो हम इसे कर्ल कहते हैं। जबकि ये जो है वो A डॉट A सदिश डेल डॉट A सदिश बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ फाई जो है ये फाई है, ये क्षेत्र F का अदिश विभव है, और ये जो A है ये और ये क्षेत्र F का सदिश विभव है। तो अब विभिन्न तरंगों के लिए हमें तरंग समीकरण देखनी है। सबसे पहले आती है आपकी ध्वनि तरंगी। तो ध्वनिक तरंगों के लिए ठोस माध्यम में के कणों के उनके साम्यावस्था स्थिति से जो विस्थापन S है वह विस्थापन सदिश क्षेत्र का अदिश विभव फाई और अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग को प्रदर्शित करता है, एवं इसे निम्न अवकल समीकरण द्वारा संतुष्ट करता है। यह अवकल समीकरण जो है वह तरंग समीकरण भी कहलाती है। तो यह अवकल समीकरण आपकी हो गई डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ इस डेल को हमने इस पार्ट को हमने फाइव कॉमन लेके डेल स्क्वायर लिख दिया। डेल स्क्वायर फाइव बराबर 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ v जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का वेग है। इसके पश्चात यह समीकरण 1 मिल गई आपकी तरंग समीकरण के रूप में। अब आपकी आता है यदि सदिश A जो है वो अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करता है, यदि सदिश A अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करता है तो निम्न अवकल समीकरण जो है वो इस सदिश A को संतुष्ट करेगी। यह अवकल समीकरण क्या होगी? ऊपर वाली जो सदिश है समीकरण है ये अनुदैर्ध्य तरंग के लिए है, और नीचे वाली जो है वो अनुप्रस्थ तरंग के लिए। तो डेल क्रॉस A सदिश बराबर 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर A अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ v जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का वेग है। तो अनुप्रस्थ तरंग यदि आपके से पूछी जाए तो उसके लिए तरंग समीकरण ये होगी। अनुदैर्ध्य यदि पूछी जाए तो उसके लिए तरंग समीकरण ये होगी। अब ये कह रहा है तरल में आपके क्या क्या जाते हैं? द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से तरल कह देते हैं। तो तरल में ध्वनिक तरंगे अदिश फाई से प्रदर्शित की जाती है, जिनका वेग जो है वो माध्यम के गुणों की कंपन गति का वेग होता है। इसलिए जो तरल बहते हैं उन तरल के लिए तरंग समीकरण जो है वो इस समीकरण 3 v सदिश बराबर डेल फाई द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कि सातत्य समीकरण एवं गति के समीकरणों की सहायता से यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि स्थिर समांग अनंत आदर्श तल में संचरित हो रही ध्वनि तरंगों के लिए निम्न समीकरण संतुष्ट होती है, और यह समीकरण जो है वह इन तरंगों को संतुष्ट करती है एवं इन तरंगों पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो वह समीकरण जो है सातत्य समीकरण
हमने कक्षा 11 में ध्रुवों के प्रवाह में पढ़ा था, बर्नौली प्रमेय वाले चैप्टर में, वही है। तो इसके लिए जो समीकरण आपकी आ जाएगी, डेल स्क्वायर फाइव बराबर 1/v² डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ v जो है वो तरंग संचरण की दर है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं कि यदि विभव एवं माध्यम में तरंग गति को प्रदर्शित करने वाली अचर राशियां केवल समय एवं किसी एक आकाशीय कार्तीय निर्देशांक मान लिया x पर निर्भर करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग को समतल तरंग कहते हैं। एवं इसका जो तरंग समीकरण होता है वो इस प्रकार दिया जाता है, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/v² डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर। और इस समीकरण 5 का जो है वो व्यापक हल यदि हम ज्ञात किया जाए करें तो यह व्यापक हल समीकरण 6 द्वारा दिया जाता है। तो समीकरण 6 में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका हल फाइव बराबर f1 vt माइनस एक्स प्लस f2 vt प्लस एक्स। यहाँ f1 और f2 जो है वो फिर फलन लिए हैं अपने, और f1 vt माइनस एक्स जो है वो है धनात्मक x दिशा में संचरण करने वाली समतल तरंग का समीकरण, जबकि f2 vt प्लस एक्स जो है वो है ऋणात्मक x दिशा में संचरण करने वाली समतल तरंग का समीकरण। तो दोनों तरंगों को स्थिर तरंगों की तुलना में गतिमान तरंग कहते हैं। इसके पश्चात अपने आता है द्रव्य तरंगों का संचरण। तो द्रव्य तरंगों का संचरण आपको कहता है कि इसके अंदर अपने को करना क्या है, इसके अंदर विभिन्न तरंगों के संचरण की समीकरण ही ज्ञात करनी है। बड़ा प्रश्न नहीं होता, एक नंबर का प्रश्न है, 4-5 समीकरण हैं जिनमें कोई भी समीकरण 1 नंबर में पूछ सकते हैं सेक्शन ए में। तो अपन चलते हैं। मैक्सवेल संबंध द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। मैक्सवेल की जो समीकरण है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निम्न प्रकार दर्शाती है, डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू डेल जेड स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू बटा डेल टी स्क्वायर। यहाँ c प्रकाश का वेग है और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग है, तो एक ही बात है, और w जो है वो तरंग का आयाम है। लेकिन हम जानते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है, और फोटोन का संवेग p जो है वो क्या होता है एच न्यू बटा सी। तो यहाँ से आप यदि c का मान ज्ञात करो तो p बटा एच न्यू आ जाएगा। यहाँ से 1/c का अगर मान अपन लें तो p बटा एच न्यू हो गया, ये एच न्यू इसके नीचे आ गया, इधर 1/c रह गया। तो ये 1/c का जो मान है वो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों चीज़ें तो एज इट इज आ गई, माइनस आ गया, ये 1/c स्क्वायर की जगह आ गया आपका p स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब ये कहता है कि यदि द्रव्य तरंग की जो आवृत्ति न्यू है एवं तरंग फलन फाई है, तो इसकी द्रव्य तरंग की जो समीकरण है वो कैसे आ जाएगी, तो उस टाइम अपना W की जगह साई आ जाएगा। ये कह रहा है कि यदि तरंग फलन साई अपन लें तो उस स्थिति में आपकी द्रव्य तरंग का संचरण जो है वो किस प्रकार होगा, तो उसके लिए W की जगह आपका क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा, ये और सेम वो समीकरण मिल जाएगी। तो ये आपको समीकरण मिल गई 3। इसके पश्चात ये कहता है कि यदि तरंग फलन साई जो है वो त्रिविम आधारित हो एवं समय आधारित तरंग को के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यह अपने श्रोडिंगर समीकरण आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसका ही है, समय आश्रित और समय अनाश्रित दो होती है। तो इसमें यह कह रहा है कि सबसे पहले समय आश्रित, तो समय आश्रित यदि हो जाती है तो इसका जो तरंग समीकरण है वो निम्न प्रकार लिखा जाता है, साई एक्स वाई जेड टी बराबर साई एक्स वाई जेड ए टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। ओमेगा का मान 2π है। अतः काल अनाश्रित तरंग फलन साई एक्स वाई जेड के रूप में जो समीकरण है वो आपकी ये बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4p पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई बराबर 0।
अब आपकी जो समीकरण 5 है, ये इसमें प्रयुक्त फलन साइज जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल XYZ निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ आपकी जो प्रथम यूनिट है उसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आपके कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल अपन ज़्यादा तो आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको, बाकी एक दो अपन करके देख लेते हैं क्योंकि सामान्यतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला दो एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ मैं, एक तो दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का और एक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का। सामान्यतः यही पूछे जाते हैं। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में और है, वो आप देख लेना। तो पहले अपन चलते हैं कि दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पर कि 1.25 किलो वोल्ट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की हमें गणना करनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब V वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो है वो लैम्डा बराबर h/√2 होती है। यहाँ h जो है वो आपका प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान 1.6 × 10⁻19 गुलाम होता है। और V जो है वो आरोपित वोल्ट में दिया गया है 1.25 किलो वोल्ट। तो 1.25 किलो वोल्ट को 1.25 × 10⁻³ वोल्ट में ले लिया है। अब ये सारे मान जो है वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये ऊपर h का मान आ गया, नीचे अंडर रूट में 2 है, 9.1 × 10⁻31 m का मान हो गया, ये E का मान हो गया, ये V का मान हो गया। इसको हल करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज है, इन सारी संख्याओं को एक साथ ले लेंगे और एंड में जो है वो घातें लिख देंगे सारी। तो 10⁻⁻, इन घातों को मैंने क्या कर दिया, 10⁻⁻46 और 10⁻⁻1 लिख दिया। टोटल जो घात है वो 10⁻47 हो रही थी। तक ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये -46 जो है ऊपर जाके प्लस के 23 हो सके, क्योंकि अंडर रूट में है ना, इसलिए 23 हो गए। तो नेक्स्ट में आपको इन सब संख्याओं का गुणा करना है, ये सारी संख्याएं गुणा है, ये 10⁻³ ऊपर 23 हो गई। इसको हल करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3.46 × 10⁻11 मीटर। और 10⁻11 मीटर को भी इसने 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो 0.346 एंगस्ट्रॉम हो गया, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट, अगर ये आपका सवाल हो गया, नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं आपके कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻9 मीटर लंबाई के बॉक्स में है और इसके वेग में न्यूनतम अनिश्चितता हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। एक चीज आपको देखना है कि वेग में न्यूनतम अनिश्चितता पूछी है, जबकि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो संवेग और स्थिति का है। तो पहले संवेग में ज्ञात करेंगे और संवेग से वेग में आ जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर नहीं रह सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम स्थिति होगी, या हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में पाया जा सकता है, वह बॉक्स की लंबाई के बराबर होगी। और बॉक्स की लंबाई है 10⁻9 मीटर। तो डेल एक्स का जो मान है वो हो गया 10⁻9 मीटर। अब आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो कहता है डेल एक्स डेल पी बराबर है लगभग बराबर है h/2π। तो संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता, यहाँ स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता है, ये संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता है, ये न्यूनतम अनिश्चितता है, मिनिमम, बराबर h/2π। इसी फॉर्मूले से आ गया, ये डेल एक्स इधर आ गया है, h/2π डेल एक्स। h का मान वही रख दिया 2, पाई का मान 3.14, डेल एक्स का मान ये रख दिया। तो संवेग में जो न्यूनतम अनिश्चितता है वो आपको मिल गई 1.05 × 10⁻25 की ग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं संवेग जो है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो वेग में जो अनिश्चितता आ जाएगी
वो संवेग की अनिश्चितता बटे द्रव्यमान के रूप में आ जाएगी। संवेग में जो अनिश्चितता है डेल पी मिनिमम, ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है, ये मान है। और m जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान रख दिया। तो इसका मान रख के इसको हल कर लिया। हल करते ही वेग में जो न्यूनतम अनिश्चितता है वह आ गई 1.15 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आपका ये क्वांटम का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड चैप्टर जो है वो श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित है, वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।